मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सिंगल मेटल वाला क्वेश्चन करा रहे थे सर। अच्छा अच्छा, चलिए नया कंसेप्ट है। टॉपिक डालिए। नर्स्ट इक्वेशन and equilibrium constant। समझा? तो इसमें आपको देखिए, जब सेल काम करता है सबको मालूम है, कुछ वक्त के बाद, एक डिफिनिट टाइम के बाद सेल काम करना बंद कर देता है। डिड यू अंडरस्टैंड? करंट जीरो हो जाता है। कोई एक पीरियड के, कोई भी बैटरी एक डिफिनिट टाइम तक ही काम करता है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। सबको समझ में आ रहा है भाई? कोई भी जो बैटरी है एक डिफिनिट टाइम इंटरवल तक काम करती है, सबको मालूम है ना? किसी को कोई दो राय नहीं है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो वही है कि जब ये जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली इस पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। हम रिडक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ कम है। जैसे जैसे सेल काम करना शुरू करता है, आपको मैंने बताया था ना Zn+2 टूट किस में आया था, तो ये थिन होता है और टाइम कुछ टाइम के बाद ये जो है रॉड वो थिक होता जाता है, ये रॉड थिन होता जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? बताया था। यस सर। बात, हाँ। देखिए बेचारी जैन, कहाँ थी जैनब इतने दिनों से आप? सर मैं बीमार थी। ये बीमार बहुत रहती हैं भाई। लद्दाख में बहुत ठंड है सर, सच में। अच्छा अच्छा, ठंड बहुत चल रहा। अच्छा अच्छा, चलिए अल्लाह रहम करे आप पर। थैंक यू। यहाँ देखिए, हाँ, तो कैथोड एनोड का वेट लॉस होगा, थिन होता जाएगा। कैथोड, देखिए ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी स्टूडेंट चुप क्यों बैठते रहते हैं भाई? टीचर पूछ रहा है, ये रॉड थिन होता जाता है, सही या गलत? सही कह रहा हूँ सारे लोग बताओ। यस सर। हाँ, तो बताते क्यों नहीं है भाई? ये रॉड थिक होता जाता है। सिमिलरली देखो, तीन और ऑब्जर्वेशन मैं बोल रहा हूं दोबारा। पहली बात, जैसे सेल काम करना शुरू करता है, जैसे आपने सेल बनाया, करंट जैसे ही फ्लो हुआ, तो ये रॉड, अरे शाहनवाज तुम्हारे यहां से हंगामा क्यों? फिर तुम हंगामा मचाने के लिए आए हो, म्यूट करो तुम। तो ये थिन होता जाता है, ये थिक होता जाता है। पहला चेंज। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि Zn+2 टूट के आता है, तो इस कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और यहां से Cu+2 सॉल्यूशन से जाता है, तो इस कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन घटती है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन कि इनिशियली रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, इनिशियली रिडक्शन पोटेंशियल कम व्हेन सेल काम करना शुरू करता है, तो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। केमिस्ट्री कहता है जहां दो अपोजिशन हो वहां रिवर्सिबल होगा। जहां दो अपोजिंग फैक्टर हो, एक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन का बढ़ना तो दूसरे का घटना, एक जगह रिडक्शन पोटेंशियल का घटना तो दूसरी जगह बढ़ना, दिस इज कॉल्ड अपोजिंग। इसीलिए कोई भी बैटरी एक डिफिनिट टाइम के साथ काम करना बंद करती है, चूंकि करंट जीरो हो जाता है।
तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम करंट बिकम जीरो, ई सेल बिकम जीरो। तो भाई पूछ रहा है कि उस वक्त जब पहुंचेगा जीरो, उसका लाइफ पीरियड बताइए, रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ होगा, कितना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी करंट जीरो होने से पहले तक। पहले तो समझिए केसी के बारे में। केसी क्या बताया, 11th में भी आपने पढ़ा था, केसी जितना ज्यादा उससे ये पता चलेगा रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड गया, उतना ही मोर प्रोडक्ट बना। वही हाल यहाँ पर है, केसी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि बैटरी का लाइफ पीरियड ज्यादा है, उतना ही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। केसी कम है, इसका मतलब बैटरी का लाइफ टाइम कम है, बहुत जल्दी बैटरी में करंट जीरो हो जाएगा। तो जिस तरह जो 11th का कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वही चीज यहाँ लागू होती है। किसी भी बैटरी का लाइफ पीरियड ज्यादा होने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ मेजर किया जाएगा, जब करंट जीरो होगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ, इनिशियली लिखना शुरू करें सारे लोग। Initially, reduction potential of cathode is maximum. And anode is minimum. शुरू में यही होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, उसकी वैल्यू मिनिमम। बट या बट के ना लिखते हुए ये लिख दीजिए, with progress of time reduction potential of cathode decreases. समझा? And reduction potential of anode increases. At equilibrium, reduction potential of both electrode becomes equal. And E cell becomes zero. वही इक्विलिब्रियम पर E cell is equal to E cathode reduction minus E anode reduction लिखते हैं ना, जब बराबर हो जाएगा रिएक्शन जीरो हो जाएगा, E cell जीरो हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? ये स्लाइड लिख लिया? This slide is completed. Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसका ग्राफ भी, जिस तरह 11th में भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ इसी तरह था। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल एंड वर्सेस टाइम। शुरू में कैथोड का रिडक्शन ज्यादा, इसलिए ऊपर से एनोड का रिडक्शन कम था। देखिए एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों का रिडक्शन बराबर। यहीं पर इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये है ई कैथोड रिडक्शन, ये है ई एनोड रिडक्शन। यहीं पर ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। वही कह रहा, मान लो अगर ये रिएक्शन हो रहा होगा Cu+2 Zn + 2 + Cu, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05/n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट Zn + 2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu+2। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो ई सेल जीरो हो जाएगा। ई नॉट सेल जीरो नहीं, दोनों में फर्क है, ये फिक्स्ड वैल्यू, ये चेंज नहीं होती है। ई सेल कंसंट्रेशन के साथ साथ चेंज होता है।
0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 बाय एन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को हम केसी भी कहते हैं। QC becomes KC at equilibrium, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसेंट है, तो फार्मूला becomes E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.05 बाई एन। प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, ये मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो केसी निकालने उसी को आएगा जिसको ई नॉट सेल है। ई नॉट सेल निकालना सीख चुके हैं कि ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट, अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बस जी सर. बस हाँ, तो यही है ही है कि आपको ई सेल ई नॉट सेल आ जाएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। इस चैप्टर का 50% पार्ट इसी पर आएगा। अब जिसको ई नॉट सेल निकालने नहीं आएगा उसको केसी नहीं आएगा। मैंने इसलिए ई नॉट सेल के शुरू में क्वेश्चन कम कराया था कि प्रैक्टिस खुद ब खुद होगी। चलिए लिखिए, तो ये है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.05 बाई एन इंटू लॉग केसी। लिख लिया? हाँ लिख लिया। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. Sir. तो बस अब कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसमें कुछ जगहों पर एंटी लॉग निकालने में परेशानी होगी तो मैं उसका तरीका सिखा दूंगा आपको, कैसे आप विदाउट लॉग टेबल कैसे निकालेंगे। क्योंकि मेरी मैथ अच्छी है, ये सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते ये भी बताएं आप। Yes, sir. Yes, जानते जी हैं. सर, sir. सबसे अच्छी है सर। तुम लोग चिढ़ाने के लिए बोलते हो रे बिहारी। ये शहीद जो है एकदम चिढ़ाने के लिए इतना जोर से बोलेगा। अरे सर, सही में अच्छी, आपकी सबसे अच्छी मैथ सर। ये बिहारी जो है। चलो पहला क्वेश्चन, निकिल है, सॉलिड है, Cu+2 है, चाहे कोई जरूरी नहीं कि रिवर्सिबल का साइन देगा। जब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेगा तो ऑलरेडी आप समझ जाएंगे कि रिवर्सिबल का साइन है। तो ये आपको दिया हुआ है E नॉट Ni+2, Ni जो है माइनस 0.25 वोल्ट है, E नॉट Cu+2 Cu 0.34 वोल्ट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए बनाइए तो सारे में।
E naught cell is equal to E cathode reduction ER minus E left E anode reduction. तो बताओ रिएक्शन में भी ये कैथोड है, एनोड है ये। तो देखो हायर रिडक्शन पोटेंशियल ये है आपके पास 0.34, समझा कि नहीं? तो माइनस सब लोग पहले बताइए, पहला स्टेप सबका सही है हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ये ना आ रहा है तो भाई इसमें कोई मेरा इलाज नहीं, सबको आना चाहिए। अब देखो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.05 बाई n, समझा कि नहीं? n log kc, ये 0.05059 है, ये 0.0, n की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा है, log kc है। तो log kc इज इक्वल टू 2 into 0.59 by 0.059. My math is strong. 20 आया, log kc is equal to, Yes, sir. यस सर। को मालूम है यहाँ चुपचाप 10 बैठा रहता है, तो kc is equal to 10 to the power 20, ये आप आंसर लिखेंगे। समझा? कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहेगा kc is equal to एंटी log 20। एंटी log 20 का मतलब भी बतवा वही हुआ, 10 to the power 20। Did you understand? अरे बोलो हाँ या ना, पहले यहाँ तक आया सब कुछ समझ में? यस सर। अरे ये मैथ आई कि नहीं? kc is equal to 10 to the power 20, ये मैथ का रूल है। अरे बताओ ना, log kc में ये फर्क है। एनी प्रॉब्लम sir. स्टूडेंट? नो सर। यस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, Cu solid 2Ag plus Cu plus 2 and 2Ag, E naught Cu, पहले क्वेश्चंस करो, फिर मैं अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा। Ag प्लस Ag 0.80 वोल्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। चलो एकदम समझो, तुम्हारा वही प्रैक्टिस ही हो रहा है। देख लिया?
नहीं आया आंसर? अच्छा, यहाँ देखो सारे लोग ध्यान दो कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू, सारे लोग बताओ, ई आर माइनस ई लेफ्ट। आर का मतलब कैथोड रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और डाटा के लिहाज से भी इसी का रिडक्शन है, तो 0.80 माइनस 0.34, बताओ 0.46 वोल्ट आया सबका। अरे मरियम Yes, को sir. समझ, मरियम का आंसर आया 0.46, ये आ रहा है। यस सर, आ गया। थैंक यू। चलिए अब आइए क्या कि अब 0.46 इज इक्वल टू 0.059 by 2 log Kc, तो log Kc इज इक्वल टू 2 into 0.46, आपके पास 0.059, इसको सॉल्व करने आना चाहिए। अब ये तो आपको ना आ रहा है, तो ये 0.59, तो log Kc इज इक्वल टू है 15.59। 15.59 को क्या लिख सकते हो, 15.6 लिख सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलो यार, जल्दी बोलो ना, हाँ Yes, या sir. ना। यस सर। अब देखो लॉग का एकदम आसान रूल है, अब तुम विदाउट लॉग टेबल इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो तो हम लोग जानते हैं ना लॉग, देखो सारे लोग, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो आपको मैंने बताया था ना, ये सब याद रखना है, 0.3010 होती है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो मैथ का रूल याद रखो, तो 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.3, कहीं पर भी 10 टू द पावर 0.3 रहोगा वो समझ जाओ 2 है। तो सब कुछ आना चाहिए, मैथ आपको अगर आती है, log 3 की वैल्यू 0.47 है, लेकिन याद रखो 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0. जब भी मैथ में इस तरह की सिचुएशन रहे, अब कोई भी कहेगा 0.47, आपका माइंड इतना चलना चाहिए कि समझ जाओ ये 3 होगा। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो, इतना अच्छा से समझा रहा हूँ, बोलो ना, आया समझ में? यस सर, यस सर। हाँ, उसी तरह देखो इधर log 5, मैंने कहा था कम से कम इतनी वैल्यू याद रखिए, ये कि log 5 की वैल्यू 0.845 होती है, तो 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.845, ये सब आपको एकदम याद रखिए। log 10 7 इज इक्वल टू, log 7 की वैल्यू कितना बताया था, 0. अच्छा यहाँ पर 85, ये गलत हो गया ना, यहाँ पर शायद था log 5 की वैल्यू, इसको याद है log 5 की वैल्यू? अरे log सर 0.69। हाँ 0.69, यानी 0.7 लगभग आता है। Yes, sir. हाँ log 5 की वैल्यू 0.69 यानी 0.7, तो 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.7, वो मैंने 7 की वैल्यू लिखी थी, 0.845, तो 7 इज इक्वल टू 10 टू द पावर। जब भी इस तरह का आपको रहेगा, तो ये मैथ का रूल सब याद रखिए, तो आपको, और डाटा इस तरह का देता ही है कि वो आपको सॉल्व होगा, ना तो लॉग टेबल आपको बोर्ड में भी नहीं देगा, आपको वैल्यू लिख देगा। सीबीएसई में कहा दफा क्वेश्चन आया भी है, तो उसमें लिख देता टेक दिस, तो वो लिखा रहेगा। कंपटीशन में भी लिखा रहता है लॉग की वैल्यू, नहीं भी लिखा रहता है, तो वैसा देता है कि आपको जनरल मैथ आनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ध्यान दो, Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15.6 लिख सकते हो, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको तुम ये भी लिख सकते हो ना, 10 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर 0.6 लिख सकते हो। अरे गधे लोग जल्दी बताओ ना, दोनों यस सर, बिल्कुल नहीं लिख आएगा। सकते हैं। हाँ, तो 10 टू द पावर 0.64 होता है, दिस इज द मैथ। अब कैसे, यहाँ देखो log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 4 क्या होता है, log 4 इज इक्वल टू log 2 का होल स्क्वायर 2 log 2, और 2 log 2 का मतलब 0.3 0.6, इतनी मैथ आनी चाहिए। तो ये 10 टू द पावर 0.64 10 टू द 15 है ये, तो आप यहाँ पर विदाउट लॉग टेबल निकाल सकते हैं। बताइए आया सबको समझ में आया ना? यस सर, आ गया। Yes, sir. तो पहला ये स्लाइड लिख लें, ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? अरे हमजा Yes, मैथ, sir.
अरे बायो वालों को मैथ समझ में आई, जल्दी बताएं। यस सर, आ गई। हम्म, ये सब आपको रैंडमली याद होनी चाहिए, इतनी आपकी याददाश्त अच्छी हो। ये जो चीज लॉग की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, वैल्यू भी याद रखें, उसको उल्टे फॉर्म में भी याद रखें, वैल्यू भी याद रखें, उसको इस फॉर्म में भी याद रखें, तो आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये तो आपको आना ही चाहिए, केसी की वैल्यू डायरेक्ट निकालने। ई नॉट सेल ये लिख लिया, जल्दी बताओ। अरे नहीं आया, कितना लेट लगाते हो यार। पहली बात, ई नॉट सेल, सारे लोग बताओ कितना आया है। ई कैथोड, ई आर माइनस ई लेफ्ट, तो कैथोड रिडक्शन कौन है, ये है आपके पास रिडक्शन, और वैल्यू भी इसकी ज्यादा है, तो 0.77 माइनस 0.534 कितना आया, ये 236। 0.236 सबका आया है, बताएं। यस सर। Yes, अब sir. इसको सॉल्व करना आसान है। 0.236 0.05, n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। 2 आई है ना, कि 1 लिख दी हो, जल्दी बताओ। 2 लिखे हो कि 1 लिखे हो? 2 क्योंकि आई माइनस भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, फी प्लस 3 भी एक, लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन को भी देख लो, log Kc, तो log Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 0.236। बताओ इसको सॉल्व करके किसी का आंसर कितना आया, जल्दी बता सकते हो? 8। 8 the power 8. ये तो आसान है, दिस इज द आंसर। बोलिए, आया समझ में? यस सर। Yes sir.
चलिए अब ये थोड़ा सा, ये तो केसी निकालने आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम निकालेंगे। ये तो आ गया सबको। Yes, sir. अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर। मैं खुद करूंगा, पहले लिख लें इसको। आपको किसी इस रिएक्शन का, तो आपको इस रिएक्शन का ई नॉट से लाना चाहिए। मेन मकसद ये है। Fe+3 से Fe+2 आपको दिया हुआ है, I3 माइनस से I माइनस आपको आना चाहिए। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। गुड। हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे ध्यान दें। इसलिए रिएक्शन को लिखना जरूरी है अलग अलग करके। तो देखो Fe+3 से Fe+2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन से जो आपको डाटा के लिहाज से दिया उस लिहाज से रिएक्शन लिख लें। अब दिया हुआ I3 माइनस से I माइनस दिया हुआ है ना, देखिए I3 जो आपको दिया उसके लिहाज से लिखिए, I से I माइनस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन निकालना, इसलिए क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए कि ये नहीं कि वो Cu+2 है तो सबको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिशन वगैरह सब में दे सकता है, तो आपको लॉजिक ये होना चाहिए कि भाई 3x है -1 है, तो x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ -1 है। मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कितना चेंज होगा, आप n फैक्टर निकाल लीजिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर -1 से इतना चेंज, तो +1/3 कितना आ जाएगा, -2/3। मॉडुलस लेते हैं 2/3, हमेशा चेंज मॉडुलस। बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और ऑब्वियसली ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? जल्दी बताइए। रिडक्शन ही तो हो रहा है, क्योंकि देखिए घट रहा है। ये जो नेगेटिव में ये कम है ना, जितना नेगेटिव में कम और ये ज्यादा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करेगा, इसलिए मैंने आपको जो पी ब्लॉक में क्यों पढ़ाता रहता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट को लॉजिक होना चाहिए। तो n फैक्टर ये तो हुआ 2/3, कितना नंबर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितना आसानी से निकल गया। तो आपको यही आना चाहिए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो। अब यहाँ पर आसान है, +3 से +2, ये आसान है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको मुश्किल है। तो इसीलिए आपको कहा गया कि इन सब चीजों के लिए n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, यही n फैक्टर का मतलब ही होता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ। बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. यस। अब आइए, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है, 2Fe+3, उसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाइड करने पर क्या कोई फर्क पड़ेगा ई नॉट सेल पर? नहीं। अरे याद है ना? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ, इसको बैलेंस भी कर लो। हाँ I3 है ना, 3I-, चलिए ठीक है। अब आइए, हमें अब देखो क्या चाहिए। Fe+3 रिएक्टेंट में I-, अब I- इधर है तो इसको पलट दो, तो 3I- इज इक्वल टू I3 - 2।
इसका ई नॉट माइनस 0.54 वोल्ट। पहले ई नॉट कितना हुआ था 0.54। अब पलट जब दिए होगे तो ई नॉट माइनस में आ जाएगा ना। यस सर। कोई कहे कि सर क्यों क्यों पलटा आपने, तो देखो रिएक्शन में हमें Fe+3 तो Fe+3 रिएक्टेंट में है, इसलिए इस रिएक्शन को चेंज नहीं किया गया। हमें रिएक्टेंट में I- है, यहाँ इसमें I- जो है वो प्रोडक्ट साइड है, दैट द रीजन उसको पलटा गया। अब दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करोगे तो यही रिएक्शन आएगी कि नहीं, 2Fe+3 प्लस क्या आ जाएगी 3I-, वही रिएक्शन आ रही है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो Yes, एवरीवन। यस सर। 2Fe+2। अब बताओ दोनों रिएक्शन को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है कि बच रहा है, कैंसिल हो रहा है कि कैंसिल हो रहा है सर। तो कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट क्या करोगे, दोनों को ऐड Add. कर दो। यस 0.77 माइनस 0.54। कल वाला ट्रिक्स याद है ना कि नहीं, दो रिएक्शंस को मिलाने पर अगर नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए डायरेक्ट ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 0.23। 0.23। वेरी गुड। अब आप तुम निकाल लो, तो ये सब इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो 0.05/n log Kc सबको समझ में आया या नहीं आया। 0.23 0.059/2 log Kc is equal to 2 into 0.23 divided by 0.059। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर, (7.79) 7.8। Again my math is a strong. Kc is equal to 10 to the power 7.8। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 10 to the power 7 into 10 to the power 0.8। और बोलो यस सर। जी सर। बताओ कोई ऐसा लॉग टेबल में था जिसमें 0.8 ऑलमोस्ट लिखा जा सके। log 7 log 7 हाँ लगभग वही है, 7 से कुछ कम होगा 6.79 होगा, तो उतना अप्रोक्स तो हम ले ही सकते हैं ना भाई। अरे बोलो इतना तो हक है ना भाई मेरा। चलो देखें सबको समझ में आया ये मैथ, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ ये स्लाइड लिख लिया था, जल्दी बताइए ये स्लाइड लिख लिया था, नहीं सर। ये स्लाइड लिखा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। कि ये केसी वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करा दिया कि मेन मकसद यही है ई नॉट से लाना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड। अब एक स्पेशल टॉपिक है, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी का पेज खोलेंगे तो पहले ही दूसरे पेज पर है। अब उस पर क्वेश्चन वो जी मेंस में तो आ चुका ऑब्जेक्टिव में, और स्कूल में भी आएगा ही। ये बहुत ही मिसलेनियस टॉपिक है, बहुत थ्योरेटिकल ही है, लेकिन आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। Yes, sir. ये लिख लें जल्दी से। लिख लिया सारे लोग। यस सर। डन सर। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, जल्दी लिखिए। इफेक्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझा।
इफेक्ट ऑफ अपोजिंग, एक मैं ऑब्जेक्टिव टाइप भी करा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पोटेंशियल ऑन सेल रिएक्शन। उससे पहले कि ये टॉपिक पढ़ाया जाए, पहले दो बातें लिख लो पहले कि द गैल्वेनिक सेल having zinc rod and copper rod in the solution of their respective salt। their respective salt का मतलब पहले लेक्चर में बताया था ना, उसी का आयंस होना चाहिए। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, इस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कहते हैं। कोई भी डैनियल सेल की डेफिनेशन पूछे तो यही बोलना। देखो, रॉड कोई भी हो, गैल्वेनिक सेल में कैथोड एनोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस स्पेशल सेल को जिसमें कैथोड के फॉर्म में जिंक रॉड हो, कॉपर रॉड हो और जिंक एनोड के फॉर्म में हो अपने रेस्पेक्टिव सॉल्ट में, तो उसको हम डैनियल सेल कहते हैं। मतलब हर डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल है, लेकिन हर गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल नहीं है। दोनों का काम यही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बताओ, ये सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. पहले लिख लो भाई। मोहसिन नाम का स्टूडेंट लिख पा रहा है कि नहीं? ये सबा, ये फौजिया, सब लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताएं। जी सर, लिख पा रहे हैं। अब आइए इसमें दूसरा पॉइंट, वो ये है, हम मैं आज बोल देता हूँ कल का जो लेक्चर, अच्छा चलो मैं बाद लास्ट में बोलूंगा। चलो हाँ, तो ये यहाँ के बच्चे सब पागल सब हैं, पहले लास्ट में बोलो। क्लास के जैसे मैं कहूंगा एंड, तो भागना मत। द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल the EMF having zinc rod and copper rod in their respective salt solution, in their respective salt solution is 1.1 volt when concentration of Cu plus 2 and Zn plus 2 is 1. क्योंकि मैं इसलिए ये 2 पॉइंट लिखा दिया कि ये जो कंसेप्ट मैं समझाऊंगा तो उसमें ईएमएफ की वैल्यू ये दी रहेगी। अब स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता 1.1 कैसा है, मैं उसको प्रूव भी कर देता हूँ। ये 1m है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अच्छा देखो, खुद सोचो, लिखना मत, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। Zn plus 2 है एंड Cu है। ई सेल क्या लिखते हो? ई नॉट सेल माइनस 0.05 बाई n बाई 2 लॉग Zn plus 2 बाई Cu plus 2 की कंसंट्रेशन। दोनों की कंसंट्रेशन कितनी ली गई है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में? बताओ सारे लोग। 1 मोल, वो 1 मोलैरिटी। 1 मोलैरिटी। तो लॉग 1 क्या होता है? 0। तो बताओ, ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो यही बचेगा ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। यही होगा कि नहीं यहाँ पर? बताओ। यस सर। ER माइनस ई लेफ्ट, तुमको इतना पढ़ा चुका हूँ। कॉपर की वैल्यू 0.34 माइनस 0.76, उसी को सॉल्व करो 1.1 वोल्ट। तो जब एनसीईआरटी पर होगे तो 1.1 वोल्ट लिखा रहता है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये क्यों, ये वैल्यू कहाँ से है, कैसे, तो ये प्रूफ का ये है डाटा। तो ये याद रखें कि ये आपको मालूम रहेगा। ईएमएफ पहले से दिया हुआ है। जैसे घर में जो आपका वायरिंग है उसका एक पोटेंशियल दिया हुआ, उसके अपोज में एक पोटेंशियल आप डाल रहे हैं 1.1। आपको वही पूछेगा एग्जामिनर, 1.1 है, अगर हम 1.2 ले लें तो क्या होगा, अगर हम 1 पॉइंट इससे कम ले लें तो क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले और सेकंड पेज पर ही है। वो लोगों स्टूडेंट समझते हैं थ्योरी है, इसमें क्या पूछेगा, लेकिन नहीं, इसमें टॉपिक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल और सेम। ये 1.1 से ज्यादा अगर कोई उसके अगेंस्ट में हम दे दें तो क्या होगा, करंट होगा, क्या होगा, क्या डायरेक्शन होगी, ये सब पूछेगा आपसे। तो मैं उसको 3 केस में पढ़ा रहा हूँ। पहले लॉजिक सबको समझ में आया कि जो आपके पास बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना गिवन है? जल्दी बताओ सारे लोग।
1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। 1 वोल्ट। ये सबके माइंड में आ गया? जल्दी बताओ हाँ या ना, सारे लोग बता दो पहले। Yes, sir. हाँ, अब आओ केस फर्स्ट। इफ एक्सटर्नल, हम एक्सटर्नल कोई वोल्टेज, एक्सटर्नल अप्लाइड या अपोजिट, एक एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल जो है, जिसको आप एक तरह से अपोजिंग पोटेंशियल कह सकते हैं, लेस देन 1.1 वोल्ट डाल रहे हैं, तो उसको कैसे मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये आपके पास बैटरी है, ये आपके पास जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है। ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पर आपका ई सेल जो है वो कितना है, 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। अब ये बैटरी काम कर रही है। किसी ने कहा कि सर हम इसके अगेंस्ट में अगर लेना चाहें तो क्या होगा, क्या करना चाहें इसके अपोजिट। और जो अप्लाइड वोल्टेज आप डाल रहे हैं, जो अप्लाइड वोल्टेज आप डाल रहे हैं वो आप 1.1 वोल्ट डाल रहे हैं। तो देखिए यही है। तो ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, यही आपने एक्सटर्नल, इसके एक्सटर्नल वोल्टेज डाला, अब वो कितना डाला, 1.1 वोल्ट से कम। अब खुद सोचो 1.1, तो बताओ जो आपके पास है यहाँ पर ई एक्सटर्नल जो है और ई सेल 1.1 है, तो बताओ करंट किस कौन डिसाइड करेगा, 1.1 के लिहाज से कि उससे कम? तो जो ज्यादा वैल्यू होगी उसी के लिहाज से करंट डिसाइड होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। जी सर। तो हाँ, तो आपको ये डायग्राम मैंने समझाया, आपको बस पूछ देगा एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल लेस देन 1.1। ये 1.1 कैसे है, ये सबको मालूम है। आपको मालूम है ये डैनियल सेल है, जिंक रॉड है, इसीलिए कहा गया, मैंने डैनियल सेल बता दिया। ये कॉपर है, CuSO4 है, ZnSO4 है। तो देखो क्या क्या होगा। पहली बात तो बस वही चीजें होंगी। करंट कहाँ से फ्लो होगा, पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करता है, पहले चलो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करता है, एनोड टू कैथोड। तो पहला डॉट, इलेक्ट्रॉन फॉलो फ्रॉम जिंक, और जिंक का मतलब यहाँ पर एनोड टू कॉपर। मैं दोनों फॉर्म लिख रहा हूं, मेटल भी और रॉड के फॉर्म में भी। बताओ हाँ या ना, पहला चीज सबको समझ में आई? यस सर। तो करंट इसका उल्टा हो जाएगा, करंट इज फॉलोइंग, यही सब डायरेक्शन, करंट इज फॉलोइंग फ्रॉम कैथोड, उल्टा हो जाएगा। कैथोड का मतलब कॉपर एंड टू, सॉरी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर, आ गया। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा, अप्लाइड वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो याद रखिए कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसी के लिहाज से डिसाइड होगा। आगे बढ़ें। यस सर। तीसरा पॉइंट तो वही है कि जिंक डिसॉल्व का मतलब वही ऑक्सीडेशन होगा। जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। बताओ ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, अब आया सब कुछ? लिख लिया आप लोगों ने ये स्लाइड? यस सर, लिख लिया। Yes, sir. केस सेकंड ये है कि इफ एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 वोल्ट ही है एग्जैक्टली, तो इन दिस केस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एकदम जो अप्लाइड वो अपोज कर रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। आपके घर में जो वायर है उसके अगेंस्ट में उतना ही पोटेंशियल का अपोजिट डायरेक्शन में वायर कर दो तो क्या करंट फ्लो होगा? जल्दी बताओ हाँ या ना। नो सर। हाँ, तो पहली बात नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो याद रखें नो करंट, या पहले इस तरह लिख लेते हैं, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो होगा और करंट, बोलिए डिड यू अंडरस्टैंड? और जब यही नहीं होगा तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, कोई नॉट, इसमें कोई एनोड कैथोड की बातें नहीं होगी। क्योंकि भाई एनोड कैथोड की बात कब होगी? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तब ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। तो करंट डायग्राम उसी तरह बनेगा। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. बोलिए हाँ, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब सुनो केस थर्ड सुनो। इफ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज 1.1 वोल्ट, अब जो आपका एक्चुअल था 1.1 अब वो डिसाइड नहीं करेगा। अब एक्सटर्नल वाला 1.1 से ज्यादा आप डाल रहे हैं तो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की वजह से होगा। तो अब बताओ जो आपका, समझा कि नहीं, जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड था एनोड हो जाएगा। बताइए हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो इसको मैं बता देता हूँ, ये याद रखो, हमेशा याद रखो कि भाई अब जो हो जाएगा, ध्यान दें, उल्टा इलेक्ट्रॉन, चाहे पहले इलेक्ट्रॉन कुछ और फ्लो कर रहा था, अब मान लो यहाँ पर एक जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है। जब अपोजिट डायरेक्शन, पहले यहाँ पर क्या था, कहाँ गया, इसमें क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो हो रहा था ना, अब इलेक्ट्रॉन करंट इस तरह, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में अब रॉड का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जिंक जो है वो कैथोड की तरह बिहेव्स करेगा और एनोड की तरह कौन बिहेव्स करेगा, कॉपर। सुना यहाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ये जिंक रॉड, ये कॉपर रॉड, अब उल्टा हो जाएगा। इसलिए देखो अब मैं ये पॉजिटिव दे रहा हूं, मतलब
अब यहाँ पर कैथोड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव है, और ये जो एनोड है यहाँ पर वो नेगेटिव है। इसीलिए अब ये यहाँ पर ये एनोड की तरह बिहेव्स करेगा और ये कैथोड की तरह बिहेव्स करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। देखो एक सिमिलैरिटी देख रहे हो। पहले पहले ऐसे जनरल सुनो, ऐसे कैसे याद करोगे? पहले बताओ, इसको भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है गैल्वेनिक सेल में? जल्दी बताओ। एनोड टू कैथोड, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir. बस उस ये सिमिलर रहेगा, बस इसी फॉर्म में याद रखो। इलेक्ट्रॉन हमेशा, चाहे अप्लाइड वोल्टेज कुछ भी रहे, उससे क्या होगा तुम्हें याद रहेगा, एनोड। बस क्या फर्क पड़ेगा? मेटल चेंज हो जाएगा। समझ में बात आई? लेकिन इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एनोड टू कैथोड, तो इसमें लिख देते हैं कैथोड टू एनोड। नहीं, याद रखने का ट्रिक्स, जो आपको गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे भी था एनोड टू कैथोड, तो यहाँ भी बोलना है एनोड टू कैथोड। फर्क क्या हुआ? वहां जिंक टू कॉपर था, यहाँ कॉपर टू जिंक। मेटल चेंज हो जाएगा, लेकिन पोलारी एनोड टू कैथोड ही रहेगा दोनों में। याद रखने का ट्रिक सबको समझ में आया? अरे यार बोलो ना। यस सर, आ गया। हाँ, इसलिए स्टूडेंट जब वो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दे रहता है कि बोथ एनोड टू कैथोड, तो स्टूडेंट को इसमें गलत टिक्स लगा देते हैं। एनोड टू कैथोड के फॉर्म में पूछा है तो दोनों में वही है, एनोड टू कैथोड, इसमें भी एनोड टू कैथोड। हाँ, डिफरेंस कहाँ से आया? पहले वाले में जब लेस देन रहेगा, तो इसलिए मैंने क्यों जानबूझकर आपको यहाँ क्यों लिखवाया था, जिंक टू एनोड लिखा था। दोनों का नाम मैंने लिखा था। मैं एनोड टू कैथोड के साथ साथ मेटल का भी नाम लिखा है, उसकी वजह यही थी। सुना सारे लोग? तो वही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और कैथोड यहाँ जिंक है। समझ में बात आया? उसी तरह करंट फॉलो करेगा, करंट इज फॉलोइंग, उसी तरह कैथोड टू एनोड, जो उसमें है वही उसमें, लेकिन यहाँ फर्क ये होगा, कैथोड यहाँ जिंक है टू एनोड, एनोड यहाँ कॉपर है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हेलो एवरीवन। तो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, और ये कोई रहेगा। क्वेश्चन की एक्चुअल लैंग्वेज क्या होगी वो भी मैं आपको लिखवा के समझाता हूँ, और आप उसका आंसर देंगे। बताओ, ये इस टॉपिक में कोई ऐसी बातें जिसको ना समझ में आई होगी, जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन, किसी को डाउट है इस टॉपिक में? नो सर। चलो, इस पर एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। लिख लिया एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज 1.1 से ज्यादा हो या 1.1 से कम हो, बस तुम एनोड कैथोड के फॉर्म में याद रखो। इलेक्ट्रॉन दोनों में हमेशा एनोड टू कैथोड जाएगा, बस फर्क है मेटल रॉड चेंज होगा, पोलैरिटी दोनों में सेम रहेगी। एनोड यानी एनोड टू कैथोड, एनोड कम रहेगा तो जिंक टू कॉपर, ज्यादा रहेगा तो कॉपर टू जिंक, दोनों में एनोड टू कैथोड ही रहेगा। एक याद रखो, करंट का खुद ब खुद याद हो जाएगा, बस दोनों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो याद रखो, करंट को मत याद रखो। करंट एक का याद रहेगा, दूसरा खुद हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन इस पर कैसे दे सकता है? तो आपसे देगा, इफ एक्सटर्नल applied voltage in Daniell cell, डैनियल सेल का आपको मालूम है ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट है एंड 1.2 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन देगा कैथोड टू एनोड, कॉमा दोनों दो वैल्यू दिया है ना, एनोड टू कैथोड। बी ऑप्शन एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड। सी ऑप्शन कैथोड टू एनोड फॉर बोथ। डी ऑप्शन एनोड टू कैथोड फॉर बोथ। बताओ, टिक मार दो जल्दी से। सर डी। डी। यस। हाँ, अगर कॉपर जिंक के फॉर्म में होता तो फिर दोनों में अलग अलग आता, हाँ या ना? एक में कॉपर टू जिंक, एक में जिंक टू कॉपर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बोलो हाँ या ना। तो यही है। तो डैनियल सेल 1.1 वोल्ट है, कम है, तो इसमें होता जिंक टू कॉपर। 1.2 ज्यादा है तो यहाँ होता आपको कॉपर टू जिंक। ये अलग अलग हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन विल फॉलो एनोड टू कैथोड फॉर बोथ। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. सर उतार रहे हैं। हाँ लिखिए। अब आइए, एक स्पेशल टॉपिक है जिस पर बहुत छोटे छोटे ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड टॉपिक भी है। अब आइए नेक्स्ट पर। लिख लिया? यस सर। जी सर। टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको मालूम है ये एक सीरीज है, द अरेंजमेंट ऑफ different element in the increasing या कोई भी हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, SRP, order of standard reduction potential is called electrochemical series। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन, पहले मैं इसको याद करा देता हूँ। ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद होना ही चाहिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। यस सर। तुम नीचे लिखोगे, जगह नहीं है इसलिए। H प्लस के नीचे तो एक ही याद रखो, छापा। छापा का मतलब है कॉपर, Cu प्लस 2, Hg प्लस 2, Ag प्लस 1, Pt प्लस 2 एंड Av प्लस 1। H प्लस का SRP तो तुम जानते ही हो 0 वोल्ट है। बाकी ये सब का SRP क्या है बताओ? निगेटिव है। बोलो ना, क्या है? निगेटिव। अरे यार कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, इनको 3 टुकड़ों में बांट सकते हो। लेके बारात, मैंने मान लिया काना का बारात गया, काना लेके बारात, काना मजे से आया। बारात पहले मजे से आता था ना, मजे से आया।
उसके बाद है मुंह धोने के लिए मंजन दिया गया, मंजन कर फेंक दे, मुंह में तो घोंटेगा नहीं। उसके बाद दुल्हन की रुखसती हुई, तो उस दिन दुल्हन की आंखें बहुत अच्छी होती हैं, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो आप इस तरह तोड़ के लिखेंगे, सुंदरी प्यार भरी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि H प्लस के ऊपर का तमाम का SRP क्या है, नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, जल्दी बताओ सारे। नेगेटिव। नेगेटिव। अब इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, DF ब्लॉक में भी, खुद अभी कल पढ़ो, आज भी पढ़ोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन का, उसमें भी आएगा ये। तो ये इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए पहले। हाँ लिख लिया, बताइए। हेलो, डन सर। मोहसिन नाम के स्टूडेंट ने लिखा। लिख रहा हूँ। जी सर, हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहला, टू डिटरमाइन द reducing power and oxidizing power of element। क्लियर है? अब देखो, रिड्यूसिंग पावर का मतलब, इसकी डिफिनेशन पर सारे लोग ध्यान दो। इट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर या लॉस इलेक्ट्रॉन। याद है, मैं बता चुका हूं ना सबको, इट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर। अरे बोलो ना, अरे यार Yes, बताओ sir. ना। Yes, It has sir. याद रखने का, चूंकि यही सब आएगा, कौन सा एलिमेंट किसको रिड्यूस करे, यही ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट पागल हो जाते हैं जिनका बेसिक कमजोर है। इसकी बेसिक डिफिनेशन, इट रिड्यूस है तो लिखो इट, यानी याद रखना, इट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, अपने आप ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूसेस अदर। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, इट हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। दोनों डिफिनेशन याद रखो, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सिंपल। या दूसरी डिफिनेशन, इट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। यस सर। तो खुद सोचो, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर जो होगा, याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। आपको 3 एलिमेंट दे देगा ABC करके, तीनों का SRP दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, पहले इस बात को ध्यान दो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब हुआ गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब गेन करेगा तो लॉस करने की टेंडेंसी कम है,
तो रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगा। समझा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी, ऑक्सीडाइजिंग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली एसआरपी के इनवर्सली। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? डिफिनेशन आ रही है तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी ऑटोमेटिक। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. उसी तरह हाँ, इस पर क्वेश्चन सब मैं बहुत ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इस पर ज्यादा मैं कराऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, मतलब वहां मैंने नहीं लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, दोनों मीनिंग याद होनी चाहिए, दोनों। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर। बस खुद रिड्यूस होगा टू टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर। लिख लिया सारे लोग? यस सर। तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओ। डिड यू अंडरस्टैंड? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, यस sir. सर। Sir. जैसे एक एग्जांपल से मैं समझ आपको, ऐसे तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, एक एग्जांपल लिखो सारे लोग, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन डीएफ ब्लॉक में भी है, सुनो अच्छे से। ई नॉट सी प्लस टू सी यू 0.34 वोल्ट। जल्दी जल्दी लिखो। ई नॉट एच प्लस एस टू 0 वोल्ट। ई नॉट एन आई प्लस टू एन आई माइनस 0.25 वोल्ट। ई नॉट जेड एन प्लस टू जेड एन, आपको ये डाटा एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है भाई, आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, Cu प्लस टू ऑक्सीडाइजेस, किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा उसका नाम लिखना है। H प्लस किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा उसका नाम लिखना है। निकिल किसको किसको Na प्लस टू किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा उसको लिखना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सुनो कैसे करोगे। पहले लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ। ये अपने आप में समझो दो क्वेश्चन का समेशन है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर लिखिए। अब भले आता हो सारे लोग स्क्रीन को देखो, जब भी ऑक्सीडाइजेस का वर्ड लिखा रहे तो तुम ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिख लो। तुमको मालूम है ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, पढ़े हो अभी? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अब ये बेसिक चीज नहीं आ रही तो मेरे पास इसका इलाज नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली, तो तुमसे कोई पूछे इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका 0.34 वोल्ट है। हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। तो Cu प्लस टू का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, उसके बाद H प्लस का है, उसके बाद Na प्लस टू का है, उसके बाद Zn प्लस टू का है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो बस जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगा वो इस तीनों को रिड्यूस करेगा। तो बताओ किसको Cu प्लस टू किसको सॉरी ऑक्सीडाइज करेगा, किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन, निकल और जिंक। हाँ, तो अब यहाँ पर H2 लिखोगे, निकिल लिखोगे, आयंस के फॉर्म में नहीं भाई। ये ऑक्सीडाइज करेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये गेन करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर आयंस के फॉर्म में नहीं लिखना है। H प्लस किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो निकिल को करेगा, जिंक को करेगा। देख लो H इसका दोनों से ज्यादा है। निकिल सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जिंक को। डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. यस सर। तो इसी तरह आपको याद रखना। हाँ, इसी में दूसरा पार्ट भी दे देता हूँ। अगर आपको इसी में पूछता कि भाई Zn किसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस, समझा? आपको पूछता कि निकिल किसको रिड्यूस करेगा, या अगर पूछता या H2 किसको रिड्यूस करेगा, तो जब भी रिड्यूस करा है तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिख लो, समझा? तो स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग पावर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। तो तुम इसमें देख लो सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग पावर किसका है, जिसका SRP कम है। तो SRP सबसे कम किसका है, तो जिंक जिंक। का है। तो जिंक सबसे ज्यादा, Zn+2 मत लिख दीजिएगा, जिंक लॉस करेगा ना, मेटल लॉस करता, प्लस वाला लॉस नहीं करता है। जिंक है, उसके बाद किसका होगा, निकल का, उसके बाद किसका होगा, H2 का, उसके बाद किसका होगा, कॉपर का। तो जिंक सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए जिंक सबको रिड्यूस करेगा। किसको किसको रिड्यूस करेगा भाई बताओ? अरे बताओ ना। हाँ सर, निकल, हाइड्रोजन और कॉपर। इस फॉर्म में लिखोगे निकल को Na+2, हाँ, H+ एंड Cu+। निकल किसको करेगा, H+ को एंड Cu+2। H2 किसको करेगा, केवल C+2। बताओ आया सबको समझ में, हाँ या ना? यस सर। Yes, अरे sir. बात, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? जल्दी बताओ हाँ या ना। इसी तरह का क्वेश्चन सब देगा। ऑक्सीडाइजेस लिखा रहे तो रफ में ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पहले लिख लो। जो पावरफुल रहेगा वो अपने वीकर को ऑक्सीडाइज करेगा। जब रिड्यूसिंग का वर्ड लिखा रहे तो तुम रिड्यूसिंग पावर का रफ में लिख लो, उससे आंसर देने में आसानी होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए लिखो इसको। लिख लिया ये? Yes, sir. Yes, sir. जी, हाँ, तो ये भी यार कभी कभी यही होता है कि डाटा देकर रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर पूछता है। ये भी नीचे लिख लें। चलिए आगे बढ़ें। ये ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन उस पॉइंट को मैं समझाने के लिए याद रखिए कैसे हम क्वेश्चन को अटैक करेंगे। इसलिए ऑक्सीडाइजेस का वर्ड रहे तो रफ में ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिख लो। पूछे कौन किसको रिड्यूस करेगा तो रफ में रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिख लो, उसमें तुम्हारा टाइम कम लगेगा। उससे जो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो दूसरे को ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज करेगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। चलो सेकंड एप्लीकेशन, अब दाएं दाएं लिखो, अब एक साथ क्वेश्चन कराएंगे। ये मैं टू डिटरमाइन द, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिएक्टिविटी का भी पता चलता है। टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों को बताता है। ऑब्वियसली नॉन मेटल इसमें नहीं लिखा गया है, फ्लोरीन क्लोरीन सब तो, लेकिन दोनों की रिएक्टिविटी को ओवरऑल पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर होगा तो उसमें नॉन मेटल भी, लेकिन मैंने मेटल का इसलिए लिखा कि 90% क्वेश्चंस रिड्यूसिंग पावर यानी मेटल ही पर आते हैं। टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल मोर रिएक्टिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करे। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, वही एक चीज को पढ़ लो डिफिनेशन को, मेटल आसानी से लॉस करता है तो उसके लिए SRP कम होना चाहिए। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका SOP क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना यहाँ पर? Yes, sir.
हाँ तो अब ये को रट्टू मल की तरह रट रट के ना पढ़ेंगे तो फिर भूलिए जाओगे भाई। मेटल जो आसानी से लॉस करता है, तो लॉस करने के लिए एसआरपी कम होना चाहिए, एसओपी ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। तीसरा एप्लीकेशन, ये तो तुम 9th से पढ़ते आ रहे हो। द मेटल प्रेजेंट above the H plus in electrochemical series, हाँ ये भी important है, produces H2 गैस। हाँ ये भी पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा राइट द रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ H2 गैस। सब एक ही कंसेप्ट है, H2 गैस विथ डाइल्यूट। डाइल्यूट के साथ हमेशा होता है डाइल्यूट एसिड। कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे Zn है, तो HCl के साथ रिएक्शन किया तो ZnCl2 बना, डाइल्यूट एसिड, और H2 गैस निकला। ये भी याद रखो, कौन ज्यादा करेगा, तो रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ H2 गैस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। जिसका SRP ज्यादा होगा वो मेटल लेस रिएक्टिव होगा, मेटल लेस रिएक्टिव होगा तो रेट लिबरेशन कम होगा। याद रखो, वही आसानी से रिएक्ट करेगा जिसका SRP कम हो। बोलो हाँ या ना। तो जितना टॉप में है मेटल सब, जैसे H+ के नीचे कॉपर वगैरह सब भी रिएक्शन तो करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर करता है। हाइड्रोजन गैस मुश्किल से निकालता है, रेट ऑफ लिबरेशन गैस बहुत ही कम होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये सब छोटे छोटे एप्लीकेशन सब हैं। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? यस सर। हाँ ये वाला तो तुम सब लोग जानते हो। हाँ ये रिएक्टिव मेटल displaces the लेस रिएक्टिव मेटल। ये तो 9th से पढ़ते आ रहे हो ना, लखमेर सिंह मंजीत कौर में। अरे बोलो ना, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हेलो, यस सर। जैसे Zn प्लस CuSO4, ये रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, फिजिबल है, ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन यही Cu ZnSO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। छापा में आता है जिंक H+ के ऊपर है तो वो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। एक लास्ट जो मैं तुम्हें ग्रुप 7 ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में पढ़ाया था, उसका पॉइंट मैं लिख देता हूँ। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ही बेस्ड है। मिटा दूं इसको? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. हाँ ये ट्रिक्स याद रखो कि द मेटल ऑक्साइड बिलो द कॉपर, कॉपर के नीचे, बिलो द कॉपर। सुना? बिलो द कॉपर अपॉन हीटिंग, जब वो हीट होगा तो प्रोड्यूसेस मेटल। ये याद रखो, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफा आएगा। ये बहुत ही मशहूर पॉइंट है कि किसका मेटल ऑक्साइड हीट करने पर मेटल देता है, प्रोड्यूसेस मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। तो कॉपर के नीचे कौन कौन है? Hg है, Ag, इसलिए तुम नहीं पढ़े थे ग्रुप 7 ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में। इसको हीट करेंगे तो Ag+O2 मिलेगा। तुम नहीं पढ़े थे HgO को हीट करेंगे तो Hg+O2 मिलेगा। बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। लेकिन Li2 को हीट करोगे, नो रिएक्शन। ये सुन लो, क्योंकि ये सब मोर रिएक्टिव मेटल है। ये इसीलिए आपको याद रखना है कि